चैनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को करीब 7,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रायपुर में भाजपा की संकल्प महारैली को किया संबोधित। कहा कि पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल चुके हैं 6,500 करोड़ रुपए। लगभग 40 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का मिला है लाभ। कृषि मंत्रालय की ओर से दिल्ली में चिंतन शिविर। 2 दिन तक जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर होगा मंथन। केनिया के नैरोबी में बृहस्पतिवार को भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन किया गया आयोजित। सम्मेलन में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का लोगो और आधिकारिक वेबसाइट किया गया लॉन्च। भारत और केनिया की सरकार 30 और 31 अगस्त को केनिया में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन की करेगी सह मेजबानी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को गुजरात द्वारका में हरियाली महोत्सव को किया संबोधित। पर्यावरण और उस पर निर्भर प्रणालियों के बीच संतुलन पर कहा कि भारत ने समग्र दृष्टिकोण से एक अनोखा जैव विविधता संरक्षण मॉडल किया है तैयार। सरकार ने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मिशन लाइफ किया है लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 2 प्रदेशों की यात्रा के पहले चरण में छत्तीसगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तब आना जाना आसान होता है और गरीब की जिंदगी भी आसान होती है। गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव-गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। इस शिविर का आयोजन न केवल कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति पर समीक्षा करने, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बनाने, निर्यात को अधिकतम करने और आने वाले दिनों में भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे भी शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित विषयगत क्षेत्रों जैसे कि जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि में निजी क्षेत्र का लाभ उठाना, कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, विस्तार प्रणाली को मजबूत करना जैसे विषयों पर चर्चा करना है। इन विषयों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संबंधित विभाग प्रमुखों, ICAR के ADG और DDG और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और केनिया के कृषि तथा पशुधन विकास मंत्रालय केनिया में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। ये सम्मेलन अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के समर्थन से आयोजित किया जाएगा। 30 और 31 अगस्त 2023 तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सरकारी नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं, किसानों, उद्यमियों और उद्योग संघ आदि भाग लेंगे। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्व अवलोकन कार्यक्रम गुरुवार को नैरोबी, केनिया में आयोजित किया गया। भारत और केनिया की सरकार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से मोटा अनाज की सार्वजनिक जागरूकता विश्व के उभरते स्मार्ट फूड के रूप में बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त ये वैश्विक आयोजन मोटे अनाज वाले क्षेत्र में दक्षिण विनिमय और सहयोग के अवसरों को उजागर करने में भी मदद करेगा। आयरन, कैल्शियम, जिंक और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कि उच्च स्तरीय खनिजों के साथ श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज स्वास्थ्य लाभ का खजाना है। इसके अतिरिक्त ये सूखा प्रतिरोधी, कीट लचीला, जलवायु के अनुकूल फसलें भी हैं जो विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका और एशिया में मोटे किसानों की आय के अवसरों और आजीविका को प्रोत्साहित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने समग्र दृष्टिकोण से एक अनोखा जैव विविधता संरक्षण मॉडल तैयार किया है। गुजरात द्वारका में हरियाली महोत्सव को संबोधित किया। यादव ने पर्यावरण और उस पर निर्भर प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके लिए प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार ने इस संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया है। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को संरक्षित करके और उसमें सबसे ऊपर के शिकारियों को सुरक्षित करके महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों के पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव मोतीपुरा और मतानी में ग्रामीणों को संबोधित किया। दलाल ने कहा कि सिवानी क्षेत्र में आम आदमी के लिए पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए भी पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए 51 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में 44 सिंचाई खालों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समुचित पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मॉडल संस्कृति स्कूल में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया और पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कृषि मंत्री ने सिवानी कस्बे के अलावा गांव मोतीपुरा, मतानी, बहल तथा सुधीवास गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की सुफल पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को तापी जिले में सीमावर्ती गांव डाबरी आंबा का दौरा किया। नर्मदा जिले में आदिवासी परिवार के साथ बुधवार रात्रि विश्राम और ग्राम सभा आयोजित करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री तापी जिले के अतिथि बने। यहां उन्होंने प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ भोजन किया तो खेतों में जाकर किसानों से बातचीत कर खेती का हाल भी जाना। महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर सतपुड़ा की
पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कुकरमुंडा तहसील के डाबरी आंबा गांव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को पहुंचे तो ग्रामीण जनों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पद अधिकारियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत अभिनंदन किया। पटेल ने डाबरी आंबा गांव में कार्यरत दूध मंडली, आंगनबाड़ी केंद्र सहित प्राथमिक स्कूल को विजिट किया और वहां की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा ग्रामवासियों से ये भी जाना कि गांव के हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद करते हुए अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने तापी जिले में कुकरमुंडा तहसील के सुदूरवर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से सटे तुरंदा गांव का भी दौरा किया। यहां उन्होंने सुजलाम सुफलाम योजना के अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर का निरीक्षण किया और ग्रामीण जनों तथा अग्रणियों के साथ संवाद किया। उन्होंने अमृत सरोवर के निर्माण से होने वाली जल संग्रह से भी मिलने वाले लाभों के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंदा गांव में प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसान विश्वास भाई मगन भाई पांडवी के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा कर उनसे प्राकृतिक खेती के अनुभव सुने। आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आने वाली भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे अपने मूल लक्ष्यों का पूरा करने के साथ साथ कई नई योजनाओं के साथ अपने दायरे का विस्तार करने के लिए 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है। ये देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगी, जिसमें अलग अलग राज्य अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक और उचित चीजों को जोड़ सकेंगे। और योजना की विशेषताएं आपको बताते हैं, जहां पर भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण भी यहां पर किया जाएगा। आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष, भूमि अभिलेख प्रबंधन केंद्र, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी यहां पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि किसानों, नागरिकों को योजना से लाभ किस तरह से मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण यहां से किया जाएगा। किसानों और नागरिकों को योजना के लाभ किस तरह से मिलता है, इसके लिए बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे नागरिक को रियल टाइम भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। भूमि राजस्व रजिस्ट्रेशन कार्यालय में बार बार जाने की इनको छुटकारा मिल जाएगा। सिंगल विंडो सेवा या वेब सक्षम एनी टाइम एनीवेयर सुविधा नागरिकों को समय पर प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। स्वचालित होने के कारण इससे धोखाधड़ी वाले संपत्ति सौदों के दायरे में काफी कमी आएगी। निर्णायक भूमि स्वामित्व से मुकदमेबाजी में भी काफी कमी आएगी और कंप्यूटर के माध्यम से नागरिक को भूमि डेटा के आधार पर प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। ये पद्धति क्रेडिट सुविधाओं के लिए ई लिंकेज की अनुमति देगी। सरकारी कार्यक्रमों के लिए पात्रता की जानकारी आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध होगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर के कोंडा गांव के जिले के एक किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। विदेशों में तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आम है, लेकिन भारत में ये नया प्रयोग है। काली मिर्च मूसली की खेती से करोड़पति बना समूह माता दंतेश्वरी हर्बल समूह के इस फैसले से ये साफ है कि देश का किसान उन्नति की राह पर अग्रसर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। इसी कड़ी में देश के सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजे गए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के रहने वाले उन्नत किसान राजाराम त्रिपाठी सफलता की एक नई कहानी लिख रहे हैं। अपनी 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। सच बात है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले माता दंतेश्वरी हर्बल समूह ने मिलकर एक अपने खेती की जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है और हम
हमारी सोच है कि इससे हम अपनी काली मिर्च की 1000 एकड़ की खेती के अलावा करीब 50 गाँव में जो हर साल बीमारियां आती हैं फसलों में, जिसके कारण 15 से 20% फसल का नुकसान होता है। दूसरा, खाद बीज दवाई में मैनुअली अगर हम डालते हैं तो जो मजदूरी लगती है और दवाई का जो दुरुपयोग होता है, पूरी तौर पे समान मात्रा में नहीं छिड़काव हो पाता, इसके कारण भी लगभग हमारा जो खर्चा है एक गांव में, अगर 1000 एकड़ है तो लगभग 20 लाख का खर्चा है, 25 लाख का। वो कार्य हम हेलीकॉप्टर से लगभग 4-5 लाख में कर पाएंगे, यानी 60-70% तक हमारी बचत है। काली मिर्च की खेती के लिए 100 फीट के ऊपर से दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। दवाओं का छिड़काव समान मात्रा में नहीं हो पाता है। अपने विदेश यात्रा के दौरान राजा राम ने देखा था कि दवा और खाद के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है और इसका काफी बेहतर रिजल्ट भी मिल रहा है। बस इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने हेलीकॉप्टर से खेती की देखभाल करने की ठान ली। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से लागत में 70% की बचत होगी। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह में सीधे 400 आदिवासी परिवार जुड़े हैं और 25 गांव जुड़कर खेती कर रहे हैं। इसे राजा राम सामूहिकता की जीत बताते हैं। समूह में सीधे जुड़े हुए लगभग 400 आदिवासी परिवार हैं और इसके अलावा समूह के बाहर भी करीब 25 गांव ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं। उन लोगों ने भी सब में बड़ा उत्साह है, वो सब कुछ मिल के करेंगे। वास्तव में ये सामूहिकता की जीत है। राजाराम त्रिपाठी ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम सब मिल के ले रहे हैं और ये सामूहिकता की जीत है। सफेद मूसली, काली मिर्च और जड़ी बूटियों की खेती करने वाले किसान राजाराम त्रिपाठी मां दंतेश्वर हर्बल समूह का संचालन करने के साथ पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हेलीकॉप्टर खरीदने से इस समूह से जुड़े दूसरे किसान भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर से खेती करवाने से बस्तर का नाम तो ऊंचा होगा, साथ ही आयात निर्यात के अलावा खाद बीज लाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा आग लगने पर फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच पाता, उसमें भी सफलता मिलेगी। ये फैसला सर बहुत अच्छा है, हमारे सुविधा के लिए ही है और अच्छी बात है कि हमको खेतों में भी अब इन चीज़ों को एडॉप्ट करके और अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। इनकी कोशिश है कि देश के युवा खेती किसानी को भी शानदार करियर के तौर पर समझें और अपनाएं। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पायलट के लिए भी काफी खर्च होता है। इसके लिए राजाराम त्रिपाठी खुद और उनके भाई और बेटा हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी लेंगे। डीडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। और पिछले कुछ दिनों से बारिश का कहर झेल रहे केरल के कुछ हिस्सों में बारिश से राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाकों सहित कई जगहों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है, लेकिन अलप्पुझा, पथानमथिट्टा और कोट्टयम के ऊपरी कुट्टनाड क्षेत्र के कई क्षेत्र अब भी पानी में डूबे हुए हैं। तटीय क्षेत्रों को मानसून के प्रकोप का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं कोझिकोड में भारी बारिश के बाद नदियों और नहरों के जलस्तर में वृद्धि देखी गई है और कई इलाकों में रास्तों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो दहगांव और जोधपुर मंडी में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जम्बूसर मंडी में भाव नरमी के साथ देखे गए, जबकि धोराजी और ध्रोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात के दहगांव मंडी में 5 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 5,650 रूपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 87 रूपए की तेजी आई और भाव पहुंच गया 5,737 रूपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि राज्य की धोराजी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जुलाई को अरंडी 5,555 रूपए पर बिकी। जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 4,950 रूपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 50 रूपए लुढ़क कर 4,900 रूपए पर हुए। ध्रोल मंडी में 5 जुलाई को अरंडी का भाव था 4,435 रूपए। 6 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,435 रूपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी के भाव की बात करें तो यहाँ 5 जुलाई को अरंडी का भाव था 4,520 रूपए। 6 जुलाई को इसके सौदों में 5 रूपए की तेजी आई और भाव 4,525 रूपए पर जा पहुंचा।
बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। खातेगांव, लखीमपुर और जयपुर मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं ध्रोल मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि चोटिला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्रोनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 5 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,030 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 35 रुपए की नरमी आई और भाव 1,995 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 जुलाई को गेहूं 2,400 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव था 2,262 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 18 रुपए चढ़कर 2,280 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 जुलाई को गेहूं का भाव था 2,134 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 41 रुपए चढ़कर 2,175 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं की बात करें तो यहां 5 जुलाई को धारा गेहूं का भाव था 2,220 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदों में 5 रुपए का उठाव आया और भाव 2,225 रुपए पर आ गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक अब तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121,27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, वहीं मध्य प्रदेश से 70,98,000 मीट्रिक टन और हरियाणा से 63,17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं के गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर ले, यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहे, वहीं किन्नू के बागों में सिंचाई करे। अभी भिंडी की देखभाल करते रहे, भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले। राजस्थान में फूलगोभी की खेती के लिए खेत तैयार करे। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करे। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे। किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर ले, लोबिया के खेत में सिंचाई करे। यहाँ किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहे। गुजरात में मूंग की कटाई कर ले, साथ ही उड़द की कटाई भी करे। इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है, वहाँ तिल की कटाई कर ले।
गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें, आम के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर की बुआई कर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खास खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर के अंदर स्थित भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। राष्ट्रपति ने महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते मौसम के चलते शुक्रवार को श्री अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूथिरिया मलप्पुरम जिले के कुटक्कल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3 नामित विशेष कोर्ट का गठन को मंजूरी देती है। ये कोर्ट बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अधिनियम 2012 के तहत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटारा करेंगे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तिलहन की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो स्वास्थ्य के लिए भी है लाभकारी। बात हो रबी या खरीफ सीजन की, देती है बम्पर मुनाफा। कैसे करें मूंगफली की खेती, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष मूंगफली की खेती बम्पर मुनाफा, शनिवार 8 जुलाई शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण 9 जुलाई सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आपके दांतों में सड़न है, उनमें पीलापन है, मसूड़ों में सूजन है या उनसे खून आ रहा है या फिर कोई और समस्या है, तो फोन मिलाएं और समाधान पाएं। स्वस्थ किसान में देखिए दांतों की आम समस्याएं इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।